चलिए, एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता या यूपीजीडीसी, बिहार टीजीटी, पीजीटी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। मैं बार बार आपसे बता चुका हूँ कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट की सीरीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग लूसेंट कवर कर रहे हैं। लूसेंट की ये वाली किताब मैं कवर कर रहा हूँ। मैं खुद इससे वही पॉइंट्स छाट के आपको बता रहा हूँ जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक जितने प्रश्न पूछे हैं उनका कंपाइलेशन भी इसमें डाल दिया जा रहा है। ठीक है, ये बैच है यूपीजीआईसी का। जो तैयारी करना चाहते हैं सुगम में बैच ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर लीजिए। ये हमारा नोट्स है। जिनको नोट्स बाय करना है, ये वाला नोट्स, ये की 12 सीरीज है। जैसे आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे 10 से 12 लेक्चर, उसके बाद आपको ये नोट्स से रिवीजन करना है। ये हिंदी मीडियम में है, इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। बैच के अंदर इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल है। बाकी जो यूपीजीडीसी वाले हैं भाई, ये शिक्षक महापैक है जिसमें एक साथ आप 10 बैच एक साथ पा सकते हैं। जीएस की तैयारी कर रहे हैं अलग एग्जाम की, और ये अगर है असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, संकल्प बैच ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी तक हमने लगभग 6 या 7 लेक्चर्स कर लिए हैं अपने पॉलिटी के। आज हम पॉलिटी के अगला लेक्चर करने वाले हैं। 30 मिनट का सेशन हमारा पूरा है। अब इस सेशन को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है शेड्यूल पे हम लोग बात करेंगे। अभी तक हमने लगभग पॉलिटी के काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुसूची और इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल इसे कहते हैं, याद रखिए। और ये है हमारी प्रथम अनुसूची, इसे कहते हैं फर्स्ट शेड्यूल। अब हम बात करेंगे ये शेड्यूल है क्या एक्चुअल में। देखिए, टेक्निकल तरीके से अगर आप बात समझिए, अगर हम टेक्निकल तरीके से बात को समझाने की कोशिश करें, शेड्यूल क्या है। किसी चीज़ के लिए आप शेड्यूल बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको जीडीसी का या एलटी का या बिहार का कोई भी एग्जाम देना है, तो आप एक शेड्यूल तैयार करते हो कि मैं इस टाइम उठूंगा, इस टाइम पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे मैं अपने सिलेबस को एंड करूंगा। तो शेड्यूल यही है जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया, 400-500 पन्ने का संविधान बनाया गया, तो उसको डिवाइड कैसे किया जाए, उस चीज को कैसे अलग अलग ब्रेक किया जाए। कि मान लीजिए कि आपने इंडेक्स बना लिया, मान लीजिए आपके ये नोट्स है, आपने इंडेक्स बनाया, ठीक है, इंडेक्स 1 2 3, तो आपको मान लीजिए दूसरे पॉइंट्स पे सीधा देना, तो आप सीधा उस पॉइंट पे जाकर के देख लीजिए। तो शेड्यूल वही है, एक प्रकार से लिस्टिंग बना दी गई कि भैया इस चीज में ये रहेगा, प्रथम शेड्यूल में ये रहेगा, सेकंड शेड्यूल में ये रहेगा, थर्ड शेड्यूल में ये रहेगा। तो शेड्यूल इज क्या, एक प्रकार से अरेंजमेंट का प्रोसेस है। ये कुछ नया जैसा नहीं है, अगर सिंपल भाषा में, देसी भाषा में समझने का प्रयास करें तो। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची, द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। भाई, पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है, जाकर के यूट्यूब के हमारे एचएन अध्ययन यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है, आपको वहां पर इसका पूरी क्लासेस मिल जाएगी। बैच में जो भी हमारे अभी जितना भी मैंने बैच दिखाया, इसमें से किसी बैच में है तो वहाँ आपको इसकी नोट्स मिल रही है, और बैच में तो आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस मिल रही है। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, प्रथम शेड्यूल में क्या किया गया है, इस शेड्यूल में भारतीय संघ यानी कि इंडियन यूनियन जो आपका है, आपका जो इंडियन यूनियन है, ठीक है, उसको क्या किया है 28 स्टेट में और 8 जो आपका यूनियन टेरिटरी है उसमें बांटा गया है। यानी कि जो प्रथम शेड्यूल है उसमें आपके 28 स्टेट के बारे में बात किया गया है और 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर पूछता है कि किस शेड्यूल में इंडिया को 8 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है, तो वो होगा आपका प्रथम अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल, इसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसे आप कहते हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा का पूछता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो वो है आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ये एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आइए अब हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस शेड्यूल में क्या। प्रथम शेड्यूल हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या बताया गया भैया, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड शेड्यूल पे। सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया है, सेकंड शेड्यूल में बताया गया है कि अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ ऑफिशियल ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कुल मिलाकर के इसमें बताया गया है कि भारतीय राज व्यवस्था के पदाधिकारी, जिसमें आपके कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति यानी कि आपके प्रेसिडेंट शामिल हैं, आपके गवर्नर शामिल हैं, आपके स्पीकर शामिल हैं, आपके लोकसभा के अध्यक्ष शामिल हैं, इन सभी के वेतन शामिल है, यानी कि इनकी सैलरी शामिल है।
इनके भत्ते शामिल हैं, ठीक है भाई, सब इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। इनको कितना अलाउंस मिलेगा, कितना इनको पेंशन मिलेगा, कितना इनको असुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या इनको सुख सुविधा मिलेगी, ये सारी बातें किसमें की गई है भैया, याद रखिएगा, ये सारी बातें आपकी सेकंड शेड्यूल में करी गई है। सेकंड शेड्यूल में पूछता है कि राष्ट्रपति के वेतन के बारे में किस शेड्यूल में चर्चा की गई है, तो वो है आपका सेकंड शेड्यूल, ठीक है। याद रख लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, इस चीज के बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पेपर में ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकंड शेड्यूल में किस चीज के बारे में चर्चा भैया, पेंशन, भत्ते, वेतन, या उनको जो आपको रिटायरमेंट बाद पेंशन मिलती है, इन सारी चीजों की चर्चा की गई है। और किसके किसके लिए किया गया, ध्यान देना, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहां आप देख रहे हैं स्पीकर ऑफ राज्यसभा के बारे में चर्चा नहीं की गई है, यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में यहां पे आप देख रहे हैं चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है अभी आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं थर्ड शेड्यूल पे। इसमें क्या किया गया, जितने भी आपके ओथ्स हैं, मंत्री जो होते हैं उनके ओथ होते हैं, यानी कि जो अफर्मेशन ऑफ वेरियस ऑफिशियल, वो सब इसमें दिए गए हैं। विभिन्न पदाधिकारी जिसमें आपके मंत्री, न्यायाधीश आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। अगर एग्जाम में पूछता है कि किस शेड्यूल में शपथ के बारे में है या ओथ के बारे में है, जैसे मोदी जी जब बने या जो भी बनता है तो बनने से पहले एक शपथ लेता है, एक ओथ लेता है, तो वो आपके थर्ड शेड्यूल में है। कौन कौन शामिल है या इसमें मिनिस्टर शामिल है, इसमें जजेस शामिल हैं, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सेकंड शेड्यूल में आपका क्या है, सेकंड शेड्यूल में आपके पेंशन, आपकी सैलरी, और थर्ड में आपका क्या है भैया, ओथ के बारे में बताया गया है। और पहले में क्या था, बताया गया कि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है भाई। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ शेड्यूल पे। चौथा शेड्यूल क्या है हमारा, इस पे हम बात करते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए भारतीय संविधान में क्या किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने भारत को कैसे डिवाइड किया है, एक यहाँ पे लोकसभा होगा, ठीक है, एक आपका लोकसभा है, ठीक है, एक आपका लोकसभा है, लोकसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा ही कहते हैं, एक आपका राज्यसभा है, ठीक है भाई, एक आपका राज्यसभा है, मैं RS लिख रहा हूं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात की गई है। राज्यसभा में हर स्टेट से मेंबर चुन के आते हैं, जैसे यूपी से बात करें तो यूपी में राज्यसभा के कुल 31 मेंबर हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के अलग अलग मेंबर राज्यसभा में होते हैं। अभी जब मैं लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो ये बहुत डिटेल में बताएंगे कि किस स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा में है। अभी के लिए याद रखिए कि यूपी से 31 मेंबर राज्यसभा में है। तो ये जो लिस्ट बताई गई है कि किस स्टेट से कितने मेंबर्स होंगे राज्यसभा में, वो आपके फोर्थ वाले में है। RS के बारे में बताई गई है, राज्यसभा के बारे में बताई गई है चौथे शेड्यूल में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, रट लेंगे। यूपी में 31 है। चलिए अब हम आते हैं पांचवा शेड्यूल। पांचवें शेड्यूल पे आते हैं भैया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, पांचवा शेड्यूल में क्या बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान, प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। याद रखिएगा, जो आपके शेड्यूल ट्राइब के एरिया होते हैं, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन पे शासन कैसे करना है, ठीक है, इन पे कंट्रोल कैसे करना है, इसके बारे में आपके पांचवी अनुसूची में यानी कि फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। किसके बारे में भैया, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण के बारे में, ठीक है। प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। इस चीज को याद रखिएगा। अभी मैं लास्ट में एक बार फिर से सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, अभी याद रखते चलिएगा। चौथी लिस्ट में क्या था, राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि कितने मेंबर होंगे हर स्टेट से। पांचवी में क्या है, शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है। अभी हम छठवीं में पढ़ेंगे तो इसको और स्पेसिफिकाई कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम छठे शेड्यूल पे। वेरी इंपॉर्टेंट, छठा शेड्यूल आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान, प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद रख सकते हैं AMTM, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 6वीं अनुसूची में यानी कि 6th शेड्यूल में अगर पूछेगा किस राज्य के बारे में चर्चा की गई है, तो किस राज्य के प्रशासन के बारे में चर्चा है शेड्यूल एरिया की, तो वह है आपका AMTM, 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 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस चीज को याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। बार बार UPPSC बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं शामिल है 6वीं शेड्यूल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन द 6th शेड्यूल। इस चीज को याद रखिएगा, इनमें से कौन 6वीं सूची में नहीं शामिल है, तो ऑप्शन में आप लिख देंगे क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा जो भी होगा वो शामिल होगा। कभी कभी ये आपके मणिपुर दे देते हैं ऑप्शन में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। असम यम से यहाँ पे मेघालय और इस यम से यहाँ मिजोरम है, मणि शामिल नहीं है, मणि शामिल नहीं है, मणि शामिल नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आता है 7th शेड्यूल पे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें 3 सूचियां शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इंक्लूड्स 3 लिस्ट्स, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, उसके बाद इस चीज को भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी लिस्ट उसके बारे में परेशान मत होइए कि कुछ जब जैसे ही हम पहुंचेंगे आपके लोकसभा राज्यसभा वाले टॉपिक पे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं वहां पे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा यूनियन के लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाए कि ये लिस्ट है क्या। देखिए भारतीय संविधान के 7th जो आपका शेड्यूल है, इसमें क्या किया गया है, इसमें बताया गया है कि यूनियन, ठीक है, यूनियन वर्सेस स्टेट के पावर को डिवाइड किया जाएगा। ये आपके 7th शेड्यूल में है और हमको पता है कि ये हमने किस एक्ट से लिया, हमने एक्ट वाला टॉपिक पढ़ा था, तो याद करिए ये 1935 जो 1935 का एक्ट आया था उसी के एक्ट के तहत ये कॉपी किया गया है। ठीक है, जब हम लोग ने एक्ट वाली क्लास ली थी जो हमारी सबसे पहले वाली क्लास थी, उसमें मैंने इस चीज को समझाया था कि किस एक्ट से हम लोग ने इस चीज को ग्रहण किया है या कहां से इसको उठाया गया है। ठीक है, तो ये हमारी जो शेड्यूल थी वो हमने कहां से लिया भैया, ये हमारा जो यूनियन का, एक सेकंड में इसको चेंज कर लूं, ठीक है। तो ये जो हमारी लिस्ट थी आपकी 7th शेड्यूल जो है, ठीक है, जो 7th शेड्यूल में क्या किया गया है, हमने यूनियन का पावर डिवाइड किया है और स्टेट में पावर डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें हमने 3 लिस्ट बताया है, एक तो यूनियन का लिस्ट होगा, एक स्टेट का लिस्ट होगा और एक आपका कनकरेंट वाला लिस्ट है। याद रखिएगा, जो हमने पढ़ाते टाइम आपसे बताया है कि इस लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया था। कहां से भैया ग्रहण किया था? ऑस्ट्रेलिया से इस लिस्ट को उठाया था। जब मैंने पढ़ाया था कि भारतीय संविधान में कौन सी चीजें कहां से ग्रहण की गई हैं, कहां से ली गई हैं, ठीक है, तो कॉन्करेंट जो लिस्टिंग थी वो कहां से ली गई थी भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो 3 सूची में डिवाइड है और इन 3 सूचियों को भी कॉपी किया गया है एक्ट 1935 से। तो इतने टॉपिक्स से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इतनी चीजें आपको यहां से क्लियर हो रही होंगे। ठीक है, तो 7th शेड्यूल में क्या कहा गया है कि स्टेट और यूनियन में पावर का डिवीजन होगा 3 भागों में, आपका यूनियन, आपका स्टेट, आपका कंकरेंट वाला पार्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है और ये पूरा का पूरा पार्ट हमने 1935 एक्ट छाप दिया है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, बैक करते हैं। ठीक है, तो 7वीं सूची आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो 6वीं सूची क्या थी भैया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इसमें क्या है, इसमें क्या था, हमने डिवीजन ऑफ पावर, जिसे हम कहते हैं डॉप। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट में हम कहेंगे डिवीजन ऑफ पावर, डॉप, जो कि 3 लिस्ट में आपका डिवाइड है। मैंने ये चीज आपकी क्लियर कर दी कि कौन सी लिस्ट में कहां से लिया गया है। अब हम थोड़ा इसमें पढ़ेंगे कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या विषय हैं, समझिए। ठीक है, जहां इंग्लिश नहीं लिखा है पीपीटी में, वैसे मैंने कोशिश करी है कि इंग्लिश में लिखा हो, जहां नहीं लिखा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो संघ की सूची है आपकी, जो आपकी यूनियन वाली सूची है भाई, ठीक है, जो आपकी यूनियन वाली सूची है उसमें क्या क्या और कितने चीजें शामिल। ठीक है, जो आपकी यूनियन वाली लिस्ट है,
इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो यूनियन की लिस्ट है उस पे कौन कानून बनाएगा भैया, उस पे आपका केंद्र सरकार कानून बनाएगा। अगर आप संघ की सूची तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनियन सरकार यानी कि मोदी जी उस पे बनाएंगे, या मोदी जी के या पार्लियामेंट्री कमेटी उस ग्रुप बनाएगी। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। कुल कितने इसमें सब्जेक्ट रहे याद रखिएगा, एग्जाम पूछता है कि यूनियन लिस्ट में कुल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो कुल 97 सब्जेक्ट थे जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं, लेकिन आज के समय में इसमें कुल 100 विषय शामिल हो गए, यानी कि 3 विषय बढ़ा दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। देश की जैसे इसमें प्रतिरक्षा, यानी कि भारत के देश पे अगर कोई आक्रमण करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी, संघ की होगी, यूनियन की होगी। विदेशी मामले, अगर फॉरेन से संबंधित कोई मामला है, जैसे अभी यूएस से हमारा कुछ मैटर चल रहा है, श्रीलंका से हमारा मैटर चलेगा, नेपाल से कुछ मैटर चलेगा, तो वो किस लिस्ट में आएगा भैया, वो आपके संघ के यानी कि आपके यूनियन के लिस्ट में आएगा। फिर आपका क्या है, युद्ध एवं शांति, यानी कि किसी देश से पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही थी तो इसका जो पावर है, इसकी जो कमेटी, इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो अथॉरिटीज हैं वो कौन होंगे, यूनियन वाले, यानी कि संघ सूची में आएगा। रेलवे किस में आता भैया, आपके संघ सूची में आता है। डाक यानी कि आपके जो पोस्ट ऑफिस है ये भी किस में आएगा, संघ सूची में आएगा। तार, इसे टेलीग्राम कहते हैं, जो पहले होता था अब नहीं होता है, वो यूनियन लिस्ट में आएगा। मुद्रा बैंकिंग यानी कि बैंक से संबंधित जितने भी पावर हैं वो भी आपके स्टेट में आएगा। और एटॉमिक पावर यानी कि परमाणु से संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ किया जाएगा वो सब के सब आपके यूनियन लिस्ट में आएंगे। इस बात का याद रखिए, एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट लिस्ट में शामिल है या यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई भाई, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लिस्ट है वो है स्टेट का लिस्ट। कौन सा लिस्ट है भैया, स्टेट लिस्ट की बात करेंगे। इस सूची में दिए गए विषय पे कौन कानून बनाएगा भैया, इसके विषय पे स्टेट की लिस्ट है तो स्टेट कानून बनाएगा, यानी कि इस पे आपके योगी जी कानून बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारे लोग इसमें कानून बनाते हैं। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। याद रखिएगा, कुछ ऐसा मैटर फंस गया जो नेशनल इंपॉर्टेंस से संबंधित है तो उस पे केंद्र सरकार भी बना सकती है। उस पे कौन बना सकता है भैया, उस पे केंद्र सरकार भी आपके कानून बना सकती है। अभी इसके विशेष प्रोविजन हैं, तो जब हम राज्यसभा वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि कब राज्य के विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बना सकती है, ये टॉपिक हम राज्यसभा के जब टॉपिक आपका पढ़ेंगे तो विशेष अधिकार है कुछ उस पे बात करेंगे, वहां बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय, अभी के जान लीजिए कोई अगर नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय है तो उस पे यूनियन भी लिस्ट पे आपका कानून बना सकती है। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुछ 66 विषय थे। कितने विषय थे इसके अंतर्गत, कोई सब्जेक्ट्स की बात करें तो जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो 66 थे, लेकिन अब इसमें 5 घट करके कुल 61 विषय ही शेष रह गए हैं। कुल 61 पॉइंट्स ही इसमें अब रह गए हैं। ठीक है, राज्य सूची में शामिल कुल विषय हैं, जैसे इसमें आपका पीस, शांति बनाए रखना और व्यवस्था। शांति यानी कि पीस, जैसे आप कहते हैं ना भैया कि उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत शांति है, अच्छी शासन चल रही है, तो ये जो शासन है वो कौन संभालेगा भैया, वो आपका स्टेट का शामिल है। पुलिस, जेल, स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, आपका हेल्थ और राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, ये जो आपके स्टेट के अंदर होंगे ये सारे शामिल होंगे। एक चीज और याद रखना कि आपकी जो रेलवे की पुलिस होती है, जो आपकी रेलवे की पुलिस होती है, ये भी आपके स्टेट के लिस्ट में ही शामिल होती है। रेलवे देख करके आप सेंट्रल मत लगा देना या यूनियन मत लगा देना। रेलवे जो शामिल है उसका तो संघ सूची का विषय है, लेकिन रेलवे की जो पुलिस होगी वो आपकी स्टेट वाली लिस्ट में होगी। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची में आते हैं। जो आपका कंकरेंट लिस्ट है कहां से लिया गया है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमने बताया था इस लिस्ट को ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, यानी कि ये ऐसी लिस्ट है जिसपे आपका स्टेट भी कानून बना सकती है और इस पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या कहिए यूनियन गवर्नमेंट भी आपका इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, सरकार द्वारा बनाए कानून केंद्र सरकार कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा, अगर राज्य सरकार कोई कानून इस पे बना रही है लेकिन बाद में सेंट्रल ने भी कानून बना दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को मान्यता मिल जाएगी। राज्य ने जो कानून बनाया है उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा भैया। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर है। ठीक है,
अब समझिए, संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 47 विषय थे। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो कुछ इसमें सब्जेक्ट जो थे वो आपके 47 थे, लेकिन आज के समय में इसमें 52 विषय हैं, कुल 52 हो गया। कितना बढ़ गया? 5। इसके पहले वाले में 5 घटा था, याद रखें, स्टेट वाले में 5 घटा है, यहाँ 5 बढ़ा है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो कंकरेंट लिस्ट के कुछ प्रमुख विषय आपके इस प्रकार से, जैसे दीवानी और फौजदारी, ठीक है, ये आपका सिविल के जो मामला है वो सारे मामले आपके जो होते हैं ये आपके कंकरेंट लिस्ट में शामिल होते हैं, ठीक है। विवाह तथा तलाक, जैसे आपका 3 तलाक का मुद्दा था, इस पे आपका स्टेट भी कानून बना सकता है, इस पे आपका सेंट्रल भी कानून बना सकता है। एजुकेशन याद रखिएगा, इस पे भी आपका कानून जो है स्टेट भी बना सकता है, सेंट्रल भी बना सकता है। और आपकी आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमी प्लानिंग जो होगी, इसके लिए आपका स्टेट भी काम कर सकता है, आपका सेंट्रल भी। बिजली कितने घंटे कैसे देना है, ये सारा चीज रूल नियम से रेगुलेशन दोनों बना सकते हैं। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर पे भी आपका कानून दोनों बना सकते हैं। श्रमिक संघ यानी कि लेबर का जो आपका यूनियन होता है लेबर के, उस पे भी दोनों लोग कानून बना सकते हैं। जैसे सन 2019 में लेबर कोड लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। लेकिन मान्य किसका होगा? अगर राज्य ने कोई कानून बनाया हुआ है कंकरेंट लिस्ट से संबंधित, उस पे यूनियन नहीं बना दिया तो प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी जो है आपकी यूनियन वाली लिस्ट को दी जाएगी। होप यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी भाई, ठीक है। होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आते हैं आपके 8वीं अनुसूची पे, 8th शेड्यूल पे आते हैं। किस पे आते हैं भैया? 8th शेड्यूल पे आते हैं। 8वीं अनुसूची आपकी क्या है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। उसमें कुल टोटल कितने लैंग्वेज हैं बात करें तो कुल लैंग्वेज इसमें जो है भैया वो 22 होंगे, ठीक है। तो बात करेगा भारत में आपके जो 22 भाषाओं की बात किस शेड्यूल में किया गया है, या 8th शेड्यूल में कुल कितनी भाषाओं के बारे में बात की गई है, तो कुल 22 भाषाओं के बारे में बात की गई। याद रखिएगा, मूल रूप से इसमें 14 ही थी। जब संविधान का निर्माण किया गया था तो इसमें सिर्फ 14 थी, बाद में 22 हो गई बढ़ के, बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा इसमें 21वां संशोधन, याद रखिएगा 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 21वां संविधान संशोधन, और 92वां यानी कि 21st, आपका 71st और आपका 92nd जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, सांथली, डोगरी और बोडो को जोड़ दिया गया। याद रखिएगा ये सारी चीजें आपकी कब जोड़ दी गई? इन अलग अलग अमेंडमेंट्स एक्ट द्वारा ये जोड़ दी गई। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो शायद हमारे आर्टिकल्स ही होंगे, आर्टिकल्स। इन पे जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा किस संशोधन द्वारा कौन सी चीजें जोड़ी गई हैं। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि 21वां, 71वां और 92वां जो आपका एक्ट होगा, इसी के तहत 8 और भाषाएं जोड़ दी गई। कुल मिलाकर के आपकी 22 भाषाएं इस समय हो गई हैं 8वीं शेड्यूल में, ठीक है भैया। चलिए अब आते हैं हमारा 9वां शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो आपका है इस प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि संविधान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस एक्ट के द्वारा हुआ था, तो वो है आपका 1951 में। और इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। यूपीएससी 2019 में ये सवाल पूछ चुका है कि जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन में आया है। और ये जब संशोधन किया गया था ये 9th शेड्यूल के तहत किया गया है, याद रखिएगा। इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां शामिल है। इस अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी इस पे आगे बहुत बवाल होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। Added by the First Amendment Act 1951, it contained act and regulation related to acquisition of property by state. The acts included in this schedule cannot be challenged in the court of law. अभी जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर वाला पॉइंट्स पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कौन कौन सी चीजों पे इसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लीजिए। चलिए अब हम कुछ पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान अब तक क्या मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। अब समझिए, जब ये शेड्यूल लाया गया था आपका, एक्चुअली उस समय बात करती, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लैंड थे। भारत में लैंड सीलिंग कानून चल रहा था और उधर आपके विनोद भावे भी चला रहे थे बहुत सारे आंदोलन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक शेड्यूल बना करके ये कर दिया कि जो कंटेन्स एक्ट रिलेटेड टू आपके जो प्रॉपर्टी वाले एक्ट थे उनको डाल दिया कि भैया
कि इनकी प्रॉपर्टी ले लो, उनकी प्रॉपर्टी ले लो और सारे लोगों को प्रॉपर्टी का डिवाइड कर दो। लेकिन उसमें क्या किया गया, इन्होंने एक नियम बनाया कि इसको आप चुनौती नहीं कर सकते कोर्ट में, ताकि भैया अगर उस समय क्या था कि भारत आज़ाद हुआ था, नए नए संविधान थे, बहुत सारे लोग बहुत अमीर थे, बहुत सारे लोग बहुत गरीब थे, तो नेहरू जी चाहते थे कि जितने लोग के पास लैंड है, बहुत सारे लैंड्स के रूल आए, ठीक है, तो नेहरू चाहते थे कि सबसे लैंड लेकर के जो गरीब लोग हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इससे बचना है कि अगला व्यक्ति को किसी का अगर आप जमीन हथियाओगे तो कोर्ट का शरण ले सकता है, तो नेहरू जी ने एक नियम ही बना दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर इससे संबंधित कानून आपका है तो। लेकिन बाद में सन 2007 में ये मान्यता दी गई कि जा सकते हैं, इस पे समीक्षा की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस पे समीक्षा कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है 10वां शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल भैया? 10वां शेड्यूल आता है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान। इसमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ा गया था। क्या है ये? प्रोविजन रिलेटिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, इट वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर एग्जाम में पूछता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस में है, दल बदल, अगर यहाँ दल को मैं 10 बदल कर दूं, 10 बार बदल कर दूं, तो याद रखिएगा कि 10वीं शेड्यूल में बारे में बात किया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में अगर बात पूछे तो कहां पे है? 10 बदल, यानी कि दल बदल में है। ठीक है, दल बदल क्या था? जैसे बहुत लोग उस समय क्या था, एक नियम चला था, आया राम गया राम, कोई इस पार्टी में भाग रहा था तो कभी कोई उस पार्टी में भाग रहा था, तो उसके लिए एक शेड्यूल लाया गया, 10 शेड्यूल। इसी संबंधित आपके दल बदल विरोधी कानून से 1985 में आया था और 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। इसके लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 11वीं शेड्यूल क्या है आपकी? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान इसमें है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें पंचायतों के लिए कुल 29 विषय हैं, याद रखिएगा। कब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 द्वारा इसको जोड़ा गया है और इसमें कुल 29 विषय हैं, कुल 29 सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया है। याद रखिएगा, पूछता है बार बार एग्जाम में। Provision relating to पंचायती राज institution, it was added by 73rd Constitutional Amendment Act 1993 and it contains 29 subjects for the पंचायत। याद रखिएगा, कुल इसमें पंचायतों के संबंधित कुल कितने सब्जेक्ट्स हैं भैया? 29 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम में कई बार यूपीपीसीएस पूछ चुका है। ठीक है, चलिए किस शेड्यूल में है पंचायती राज से संबंधित भाई? 11th शेड्यूल में इस बारे में बात की गई, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12वें शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। 12वां शेड्यूल हमारा क्या है? 12वां शेड्यूल हमारा है स्थानीय लोकल, यानी कि आपके जो नगर पालिका हैं इनसे संबंधित प्रावधान है। इसे 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिकाओं के लिए कुल 18 विषय शामिल हैं। प्रोविजन रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स म्युनिसिपैलिटी, इट वाज एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 एंड इट हैव 18 सब्जेक्ट। याद रखिएगा, इसमें कुल आपके 18 सब्जेक्ट हैं। ये आपका ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडी से है, ये आपके PRI यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय हैं। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में लाया गया। ये आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में लाया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है भाई। ठीक है, चलिए हमने शेड्यूल के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में। लेकिन पार्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार शेड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ताकि जितने भी चीज़ें हम पढ़े हैं मेमोराइज हो जाए और अगले क्लास में ताकि हम पार्ट्स पे चर्चा कर लें कि कुल कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको याद कराना था, इसलिए बहुत जल्दीबाजी में इसको आपको समझाते हुए चला। ठीक है, तो शेड्यूल क्या होता है एक बार हम समझ लेते हैं लास्ट में। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल संविधान में एक नियम कानून रेगुलेशन के तहत बनाया है। जैसे आप पढ़ाई के लिए अपना शेड्यूल बनाते हैं, तो संविधान निर्माताओं ने एक शेड्यूल बना दिया कि इस सेक्शन में, इस शेड्यूल में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रथम शेड्यूल में भारत के स्टेट और राज्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और सेकंड में क्या बताया गया है? सेकंड बताया गया भैया इस पे लगभग प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, इन सारे लोग के पेंशन मिलेंगे, इनके सैलरी मिलेगी, यानी कि सेकंड में आपके सैलरी और पेंशन के बारे में है। थर्ड क्या है? थर्ड आपका है ओथ, यानी कि मंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट जो शपथ लेंगे, ओथ लेंगे, उसके बारे में है। तो पहले पैसा लो फिर शपथ लो। ठीक है, पहला पैसा फिर शपथ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है?
फोर्थ क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। आपकी यूपी में कुल कितने सीट्स है इसमें, 31 याद रखिएगा। चौथे में है राज्यसभा, चौथे में कौन है, राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई, याद रखिएगा। पांचवा में आपका क्या है, आपका जो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में चर्चा किया गया है, किसमें, पांचवें में। छठवें में कुछ स्पेशल स्टेट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बात की गई है। सातवें क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच पावर, शक्ति, सतवां, इन दोनों का डिवीजन है जो आपके 3 लिस्ट में डिवाइड है, जो आपका यूनियन, कंकरेंट और स्टेट में डिवाइड किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आठवां क्या भैया, ठीक है, आठवां क्या है, एक सेकंड, हाँ चलिए, आठवां क्या है आपका, आठवां क्या है, हमारे लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया कि संविधान में कुल कितने लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, तो कुल 22 लैंग्वेज की मान्यता दी गई है। अगर पूछता है एक लैंग्वेज के बारे में किसमें है, तो वो है आपका आठवां। नौवां क्या है, ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था, इसमें जो एक्विजिशन आपका प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात की गई है, तो नौवां आपका शेड्यूल ये है, ठीक है। अब 10वां आते हैं, 10 से दल बदल, तो 10वां जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वां क्या है, PRI यानी कि पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 द्वारा लाया गया था, इसमें कुल 29 विषय हैं, ठीक है। 12वां क्या है आपका, ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका, ये आपका कुल हो गया 12, ठीक है। कुल 12 शेड्यूल के बारे में हमने बात कर ली। आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में भैया मिलते हैं आपके पार्ट्स के साथ, और जिनको भी आपके बैच लेने हैं जाकर के HN अध्ययन ऐप पे आपको बैच मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, लाइव रिकॉर्डेड, हर तरह की क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। जैसा चाहे आप ऐसा पढ़ सकते हैं। GDC के लिए संकल्प बैच ले सकते हैं आप, और महापैक लेना है तो आपको सारे बैच एक साथ मिल जाएंगे, और आपको GIC के एग्जाम देना सुगम बैच ले सकते हैं। बाकी जिनको सिर्फ नोट्स चाहिए तो ये 199 वाला नोट्स ले सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले कक्षा में, धन्यवाद।